वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 20 अप्रैल 2021 है और दिन है ट्यूसडे। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं न्यूज़ आइटम्स। केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, इंडिया रशिया रिलेशंस, कोविड की सेकंड वेव के बारे में कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं और कैसे इस फैसिलिटी का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ आंकड़ों को देखेंगे। एंड देन वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर चिल्ड्रन एंड देन वी हैव सम एमसीक्यूज एज वेल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। आप घर बैठे आराम से आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियो, सारी चीज़ें हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज़ studyIQ.com। इसके ऊपर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट विथ इम्पोर्टेंट हेडलाइंस। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि 1 मई 2021 से सभी एडल्ट्स 18 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा की जो एज है, सभी को कोविड वैक्सीनेशन मिलेगी। ये थर्ड फेज़ है वैक्सीनेशन ड्राइव का, तो दैट्स ए वेरी गुड न्यूज़। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कहा है कि कोरोना के खिलाफ सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई हथियार हैं तो वो हैं वैक्सीन। और उन्होंने डॉक्टर्स को भी ये कहा है कि आप पेशेंट्स को इनकरेज कीजिए ताकि वो अपने आप को वैक्सीनेट करें। सेंटर इश्यूज न्यू गाइडलाइंस अबाउट फिजिकल अटेंडेंस ऑफ इट्स ऑफिशियल्स इन द वेक ऑफ राइजिंग कोरोना केसेस। कोरोना केसेस को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस इश्यू की हैं। ऑफिस जाने वाला अपना जो स्टाफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। कम लोग जाएंगे ऑफ कोर्स ऑफिस में। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन इम्पोज किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 1 मई तक बंद करने का डिसीजन लिया है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फार्मा इंडस्ट्री को ये कहा है कि आप मेडिसिन और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सप्लाई जो है वो सीमलेस, यानी कि एक किसी भी कट बिना या फिर किसी भी प्रॉब्लम बिना, हर्डल बिना, सीमलेस एक सप्लाई हो, तो ये सुनिश्चित करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को लॉन्च किया है। एंड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए है। तो हमारे देश में एक रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो, इसको लेकर ये फंड जो हैं वो स्टार्टअप्स की मदद करेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब जो हैं, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट की। ये कोविड सिचुएशन को लेकर ये मीटिंग थी। इंडिया ने 12.69 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। पीयूष गोयल साहब ने ये स्कीम लॉन्च की है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। और जॉर्ज फ्लॉयड का जो केस है, US सिटी ऑफ मिनियोपोलिस ऑन एज एस फ्यूरी डिलिबरेट्स शोवियन वर्डिक्ट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, नासा का जो हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर ने मार्स के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट जो है वो कंप्लीट की है। फ्रांस ने अपने 15 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस वायलेंट प्रोटेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रैवल बबल की शुरुआत की है न्यूजीलैंड के साथ, यानी कि एक ऐसा बबल जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ़्लाइट्स जो हैं वो आ जा सकेगी। और बांग्लादेश जो हैं, उन्होंने फ़्लाइट को सस्पेंड किया है और लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। राइट, 5 आर्टिकल्स को हम देखने वाले हैं, तो हमारे पास वक्त लिमिटेड हैं और बातें बहुत ज़्यादा हैं, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वी आर गोइंग टू बी लिटिल बिट क्विक टुडे। ए ह्यूज कॉस्टली मिस्टेक, ये केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ऑनलाइन सर्च करें। देखिए, मेरे पास केन बेतवा के बहुत सारे इमेजेस हैं और मैं चाहता तो इजीली ये 2 नदियाँ जो हैं उनके इमेजेस इस लेक्चर में ऐड कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ द राइट
वे ऑफ स्टडिंग इज़ कि आप खुद थोड़ी बहुत रिसर्च करें. ऑफ कोर्स जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, वो डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करता ही हूँ. और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक एंगल से उस डिफ़िकल्ट टॉपिक को आपको समझाऊं. लेकिन एक ही चीज़ को बार बार मैं स्पून फीडिंग जो हो उसमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता. स्पून फीडिंग इज़ लाइक शुगर, राइट, जो खाने में तो बहुत मीठी लगती है लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसान भी है. एक राइट अमाउंट में इफ़ यू आर कंज्यूमिंग शुगर देन दैट्स फाइन, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, इज़न्ट इट. किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये एक प्रकार से जहर बन जाता है. तो पढ़ाई में भी ऐसा है कि टू मच स्पून फीडिंग जो है, इनफैक्ट स्पून फीडिंग जो है ये बैड है. स्पून फीडिंग यानी कि सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स के प्लेट में डाल देना, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बस बैठा रहे और कुछ ना करे, सारी चीज़ें उनको मिल जाएं. तो आई एम नॉट श्योर कि दूसरे ऐसे जो फैकल्टीज़ हैं, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फैकल्टीज़ हैं, वो ऐसा कर रहे हैं या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. लेकिन मुझे मेरे बारे में पता है कि आई डोंट लाइक स्पून फीडिंग, क्योंकि जो हमारा साइंस है, दिमाग जो है वो तभी डेवलप होता है. एंड पे अटेंशन हियर, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये है कि ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है. तो डेफिनेटली आपको डिफ़िकल्टी फेस होगी. आपका दिमाग जो है उसके पास ऑल टुगेदर एक नई इन्फॉर्मेशन आई है, तो आपको वक्त लगेगा उस चीज़ को समझने में. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं क्योंकि दिमाग को डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, तो वो कभी वो करेंगे ही नहीं. तो क्या उनका ग्रोथ होगा? द आंसर इज़ नो. तो एनीवे, मेक श्योर कि आप केन बेतवा जो हैं गूगल करें. आप सभी के पास स्मार्टफोन हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट हैं, जो भी डिवाइसेस हैं. अगर ये डिवाइसेस नहीं हैं तो आपके पास एटलास बुक होगी, उसको खोलिए और देखिए कि ये कैन और बेतवा नदियाँ जो हैं वो कहाँ पर हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कौन से बड़े बड़े शहरों से ये गुजरती हैं. ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. ओके, अब ये जो कैन बेतवा वाला प्रोजेक्ट है, ये पिछले 3 दशकों से ड्राइंग टेबल के ऊपर था. ये एक पाइप ड्रीम था, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये धीरे धीरे रियलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है. पिछले महीने 3 पार्टीज़ ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है. ये एग्रीमेंट ये है कि जो कैन बेसिन में ज़्यादा पानी है, सरप्लस पानी जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो है, इस पानी को बेतवा जो है, जो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की कैन और उत्तर प्रदेश की जो बेतवा है, यहाँ पर ये पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा. आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टेटमेंट फॉर दिस लाइन फॉर यू. लास्ट मंथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड सेंटर साइंड ए ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट to transfer surplus water from the Ken basin in Madhya Pradesh to the deficit Betwa basin in Uttar Pradesh. ओके, अब ये कैन बेतवा प्रोजेक्ट जो है ये एक नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है और इसका लक्ष्य ये है कि ये 14 हिमालयन नदियों को और 16 पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं उनको 30 कैनाल्स और 3000 जितने रिजर्वोयर्स के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा और 87 मिलियन हेक्टर जो ज़मीन है उसको इरिगेशन यानी कि सिंचाई की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी. ये इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है. इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस भी मिला है और इसका मतलब ये है कि ये जो खर्च है इस प्रोजेक्ट का 90% खर्च जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, बाकी का जो खर्च है वो ये 2 राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश उठाएंगे. ये भारत का पहला ऐसा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है और 8 सालों के बाद ये कंप्लीट होगा. बहुत सारी अलग अलग एग्ज़ाम्स में, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी में, दूसरी जो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम्स हैं, दूसरी जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स हैं, उसके अलग अलग सालों में ये कैन बेतवा के साथ जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं और ये लास्ट मंथ ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इसके ऊपर से भी आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है. ओके, अब सरकार का कहना क्या है? सरकार का कहना ये है कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, अगेन इसको आपको लोकेट करना है, तो ये मध्य प्रदेश का जो
नॉर्थ पार्ट है और उत्तर प्रदेश का जो पार्ट मध्य प्रदेश से मिलता है, वहाँ पर आपको ये रीजन देखने को मिलता है। तो ये जो बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ पर पानी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। बहुत बार ये न्यूज़ में भी रहता है समर के टाइम पर। अभी तो कोविड के न्यूज़ ही सभी जगह पर छाए हुए हैं, लेकिन समर टाइम पर नॉर्मल ईयर्स में आपको पढ़ने को मिलता है न्यूज़पेपर्स में कि यहाँ पर पानी के बहुत बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं। तो सरकार का ये मानना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ पर पानी मिलेगा और सिर्फ खेतीबाड़ी के लिए, इरिगेशन के लिए पानी नहीं, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो पाएगा और जो बाढ़ आती है ये बाढ़ रुक जाएगी क्योंकि आपने पानी को ट्रांसफ़र कर दिया है। ये कहना है सरकार का। According to the memorandum of agreement signed, the to be built दोधन डैम, ये दोधन डैम जो हैं ये किस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है? कैन बेतवा, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये जो दोधन डैम है, ये इससे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये 6 लाख हेक्टर जो मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर सिंचाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और 2,51,000 जितने हेक्टर की जो ज़मीन है उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 2,51,000 जितनी ज़मीन को सिंचाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और इसी के साथ 41 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में पीने का पानी प्रोवाइड करेगा और 21 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में पीने का पानी प्रोवाइड करेगा ये प्रोजेक्ट। अब जब इसकी पब्लिक हियरिंग हुई थी, अगर हम पास्ट में जाएं तो इसको लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई है। तो जो एरिया इस प्रोजेक्ट से अफेक्ट होने वाला है और इस एरिया में रहने वाले लोगों ने काफ़ी एक चिंता व्यक्त की, कहा कि यहाँ की इकोसिस्टम जो है उसका क्या होगा, उनको अपने गांव, अपनी ज़मीन, ये सारी चीज़ों को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन होना पड़ेगा, तो इन सारे इश्यूज़ का क्या होगा? ये प्रश्न जो हैं ये बहुत गंभीर प्रश्न है। दूसरी चीज़, जो पन्ना टाइगर रिज़र्व है, जो ख़ास करके नाम से ही पता चल गया, एक तो टाइगर और दूसरा जो वल्चर है, गिद्ध। तो वल्चर्स और टाइगर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़र्व है पन्ना टाइगर रिज़र्व। तो इसका लगभग 70% जितना एरिया जो है वो पानी के नीचे आ जाएगा। तो टाइगर्स का क्या होगा, वल्चर्स का क्या होगा? और ये तो दोनों ऐसी स्पीसीज़ हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। छोटे बड़े दूसरे जीवों का क्या होगा? यहाँ के वृक्षों का क्या होगा? कई ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि जब यहाँ पर पानी आ जाएगा या फिर ये पूरी ज़मीन पर जब पानी फिर जाएगा ये जंगलों के ऊपर, तो यहाँ पर जो पेड़ हैं वो बर्बाद हो जाएंगे और ये पेड़ जब बर्बाद होंगे तो ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है इसमें एक तो वैसे भी कम बारिश हो रही है, तो इसके और ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। बेसिक साइंस और जियोग्राफी की किताब में हम पढ़ते हैं एनसीईआरटीज़ में कि बारिश और जंगल, ये जो पेड़ हैं और जंगल हैं उनकी वजह से बारिश जो है वो उस एरिया में ज़्यादा होती है। लेकिन आप पूरे एक लगभग 50-70% जितना एक जंगल जो है वो पानी के तहत आ जाएगा तो फिर यहाँ पर कम बारिश होगी। देन व्हाट यू विल डू अबाउट इट? दूसरी जो चीज़ है वो ये हैं, एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो कैन नदी का पानी आप बेतवा में ट्रांसफ़र करने की बात करें तो इसके लिए भी आपको वाटर पंप्स की आवश्यकता होगी। ये नेचुरली ऐसा नहीं है कि ऊपर की हाइट से नीचे की हाइट पे जा रहा है, इनफैक्ट ये अदर वे राउंड होगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए कितनी एनर्जी हम इस्तेमाल करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। और एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि क्या यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते? क्या डैम के बिना खेतीबाड़ी नहीं हो सकती? क्या हम जो पर्याप्त, जो हम एक दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि एक एक बूंद का हम सही इस्तेमाल करें। इजराइल जैसे देशों से हम क्या सीखते हैं कि राजस्थान में जितनी कम बारिश होती है, राजस्थान का जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पर जितनी बारिश होती है उतनी ही बारिश इजराइल में होती है। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जो दुनिया के अलग अलग देशों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सप्लाई कर रहा है। तो अगर वो कम पानी से इतना अचीव कर सकते हैं तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी मेथड्स के माध्यम से ये बुंदेलखंड और ये वाला जो रीजन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का रीजन, क्या इसमें हम पीने का पानी और जो खेतीबाड़ी के लिए सिंचाई का पानी है
उसकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो या फिर सस्टेनेबल हो। मूविंग ऑन, इंडिया एंड रशिया लुक फॉर ए रिसेट। अभी कुछ समय पहले की बात है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव भारत की एक यात्रा पर आए। यहाँ पर वो आए और उसके बाद वो पाकिस्तान गए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए और उसके बाद डायरेक्टली वो पाकिस्तान गए। अब पहली बार भी ऐसा हुआ कि सर्गेई लेवरोव जो हैं वो भारत बहुत बार आ चुके हैं। हर बार जब वो आते हैं तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं और उसके बाद उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ भी होती है, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ नहीं हो पाई। ये कहा जाता है कि उनकी ये जो विज़िट थी वो बेसिकली इसीलिए थी ताकि जो प्राइम मिनिस्टर बेग पार्डन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, तो उसके लिए एक प्रिपरेशन करने के लिए ही वो यहाँ पर आए हुए थे। ये आर्टिकल आज के हिंदू में आपको पढ़ने को मिलेगा और इस आर्टिकल को लिखा है PS राघवन साहब ने, जो हमारे राजदूत रह चुके हैं। वो रशिया में भारत के एम्बेसडर थे। A few weeks earlier, Mr. Putin had extolled the vibrancy of Russia-China defense cooperation. कुछ टाइम पहले, कुछ हफ्तों पहले व्लादिमीर पुतिन साहब ने रशिया और चाइना की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, डिफेंस कोऑपरेशन है, उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। मिस्टर लेवरोव और उनके काउंटर पार्ट यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर साहब के बीच में बातचीत हुई और दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बातें काफ़ी वार्म थी, कॉम्प्रिहेंसिव थी, काफ़ी प्रोडक्टिव थी। दोनों ने भारत और रशिया की फ्रेंडशिप के बारे में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में, डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में, फिर जो रशिया का सपोर्ट है भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर, ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की। S जयशंकर साहब ने इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया, तो तो जो लेवरोव साहब हैं उन्होंने इंडो पैसिफिक नहीं, एशिया पैसिफिक कहा। जो क्वाड हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्वाड कहते हैं और रशिया जो है इसको एशियन नेटो कहता है। तो रशिया बिल्कुल ही एक क्वाड और भारत जो USA की तरफ आगे बढ़ रहा है उससे हैप्पी नहीं है। इंडिया ने जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है, जो ईस्टर्न साइबेरिया और वो वाला रीजन जो है, तो वहाँ पर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड की थी और एक चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर भी हमने अनाउंस किया था 2019 में, जब मिस्टर मोदी और मिस्टर पुतिन के बीच में मुलाकात हुई थी। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स तो साइड में चलते रहते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो रशिया और चाइना के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे हैं और ये भी कहा गया है या फिर ये भी बातें सुनने को मिलती हैं कि दोनों एक मिलिट्री अलायंस जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। रशिया ने जब ये मिस्टर लेवरोव पाकिस्तान गए तो उन्होंने वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और रशिया ने ये कहा कि वो पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म की जो कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत करेगा। पहले जैसे USA पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता था, अब लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको रशिया जो है वो हथियार सप्लाई करेगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले USA से काफ़ी नज़दीक था, अब चाइना के बहुत ही नज़दीक हैं और रशिया भी यहाँ पर सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर सकता है। एक और दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि आज भी भारत में जो कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो हम रशिया से खरीदते हैं। हम रशिया के एक बहुत बड़े कस्टमर हैं एज फार एज डिफेंस प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का कहना यह है कि 2016 से 2020 ये 4 सालों में भारत ने जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए उसमें से 49% या फिर रफली स्पीकिंग 50% जितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने सिर्फ रशिया से लिए थे। मिस्टर पुतिन और मिस्टर मोदी के बीच में काफ़ी मीटिंग्स हुई। लास्ट ईयर मीटिंग नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड कहा गया, लेकिन लगता है कि ये जो USA की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता जा रहा है और रशिया और चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप जो इंक्रीज़ होती जा रही है तो शायद उसकी वजह से ऐसा हो। बट एनीवे जो नेक्स्ट मीटिंग होगी मिस्टर पुतिन और मिस्टर मोदी के बीच में, तो इस मीटिंग में ये जो इरिटेंट्स हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, उनको तो हम एड्रेस कर देंगे, उनको तो साइड में कर देंगे, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि
हम एक राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करें, दोनों देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वरना होगा ये कि जो पॉलिटिशियंस हैं, ऑफिशियल्स हैं, बिजनेस हैं, मीडिया, एकेडमिक, ये सारे सर्कल ये दो देशों में, स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए कम जाएंगे, वहाँ के बिजनेसमैन यहाँ पर कम इन्वेस्ट करेंगे, हम वहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है उसका प्रोजेक्ट भी ठप हो जाएगा। तो ये जो दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए दोनों देशों को एक दूसरे की जो एक हिस्ट्री है उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के लिए और आज के प्रेजेंट के लिए काम करना चाहिए। सेविंग लाइव्स, सेकेंड वेव चल रही है। मैं अब आपको क्या बताऊं सेकेंड वेव के बारे में। आप सब जानते हैं कितने सारे लोगों की हर रोज़ मृत्यु हो रही है। हमारे जो फ्यूनरल्स हैं, जो श्मशान हैं, तो वहाँ पर जगह नहीं है, इज़न्ट इट। लोग जो हैं वो वेटिंग में रहते हैं और क्विक फ्यूनरल जैसे सिस्टम है। हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की बॉटल्स अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, वैक्सीन की शॉर्टेज है। तो हर जगह पर ये एक अंधाधुंध चल रहा है। और रेमडेसिविर के बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सॉलिडारिटी ट्रायल कंडक्ट किए थे उसमें कोई भी ऐसा ख़ास एविडेंस नहीं मिला है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है कोविड-19 को लेकर तो ये रेमडेसिविर जो हैं एज़ पर द सॉलिडारिटी ट्रायल, रीमैप कैप और यूके का भी एक था, यूके का एक ट्रायल था, अभी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, जैसा ही नाम याद आता है आई विल शेयर इट विथ यू गाइज। तो ये जो 3 ट्रायल्स बड़े बड़े किए गए तो उसमें भी पाया कि रेमडेसिविर जो है वो शायद जो ये एक मॉडरेट लेवल की किसी को बीमारी है कोविड की तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन सीवियर बीमारी में ये रेमडेसिविर जो है वो काम नहीं कर सकती। सीवियर बीमारी में डेक्सामेथासोन नाम की जो एक स्टेरॉइड है वो पेशेंट की जान बचा सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु तो एम्बुलेंस में ही हो रही है, वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते। एक लंबी लाइन है हॉस्पिटल में जाने के लिए और ये हर शहरों में ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो प्रश्न ये है कि पहली जब वेव आई, चलो ठीक है कि फर्स्ट टाइम कोविड-19 आया तब हम समझ सकते हैं कि हमारे पास ना तो इसकी जानकारी थी ना तो कोई ऐसा सेटअप था, लेकिन 1 साल में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट। अब देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री का ये ट्वीट है कि 162 प्लांट्स जो हैं ये ऑक्सीजन के प्लांट्स उनको अप्रूव किया गया था, उसमें से सिर्फ 33 इंस्टॉल हुए हैं। तो ये 1 साल में हम क्या कर रहे थे? क्या हमने नहीं देखा? क्या हमें नहीं पता था कि ये सेकंड वेव आ सकती हैं? मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ, यूरोप और कनाडा में थर्ड वेव आ चुकी है। तो अगर वहाँ पर थर्ड वेव आई है तो क्या हमारे देश में थर्ड वेव नहीं आएगी? तो क्या लेट्स होप के थर्ड वेव ना आए, लेकिन क्या सिर्फ होप से ही सारी चीज़ हो जाएगी? वी हैव टू प्रिपेयर कि इन केस अगर थर्ड वेव आ जाए तो हम क्या करेंगे। फिर ऑल ऑफ द सडन आप इसरो को कहेंगे, मिलिट्री को कहेंगे, देन यू विल टेल टू रेलवे डिपार्टमेंट कि आप वहाँ पर इमरजेंसी बेड्स और ये सारी चीज़ें क्रिएट कीजिए। इससे नहीं होगा कुछ, राइट। जब आपको प्यास लगी तब आप एक पानी का कुआं खोदने के लिए बैठेंगे तो क्या होगा? तो वी हैव टू बी प्रिवेंटिव, हमारा एटीट्यूड प्रिवेंटिव होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं प्रोएक्टिव होना चाहिए कि थर्ड वेव आए उससे पहले सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में वार्ड्स क्रिएट करना, ऑक्सीजन की सप्लाई, ये सारी चीज़ें, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना, सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट करना, इनका खर्च कम आएगा कंपेयर टू हॉस्पिटल बेड्स और इन सारी चीज़ों की फिर ऑल ऑफ द सडन व्यवस्थाएं करना। तो दिस इज द सिचुएशन इन आवर कंट्री एट प्रेजेंट। मूविंग ऑन, वल्नरेबिलिटी रिमाइंडर। यूके होम सेक्रेटरी यानी कि वहाँ के होम मिनिस्टर जो हैं प्रीति पटेल, तो उन्होंने फाइनल, उनकी सरकार ने डिसीजन लिया है कि नीरव मोदी जो हैं उनको भारत भेजा जाएगा। और ये जो डिसीजन है ये 3 सालों के बाद हमारे सामने आ रहा है। आफ्टर स्टेट ओन पंजाब नेशनल बैंक एडमिटेड इट हैड बीन defrauded to the tune of 14,000 crore serves as a reminder of the urgent need to address the banking system's vulnerability to fraud. पीएनबी ने जब कहा कि 14,000 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, उसके 3 साल के बाद ये चीज़ हमारे सामने आती है। और विजय माल्या के केस के बारे में हमने कुछ समय पहले डिस्कशन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये अंत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूके के होम मिनिस्टर ने कह दिया कि नीरव मोदी को भेजने के लिए
मीन्स वहाँ की सरकार ने डिसीजन ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल यहाँ पर आ जाएंगे। उनके पास और भी लीगल ऑप्शंस है, वो असाइलम ले सकते हैं। वो ये कहेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कैदियों के साथ बहुत ही इनह्यूमेन ट्रीटमेंट की जाती है, वहाँ पर मुझे बहुत टॉर्चर किया जाएगा, यूएन के जो चार्टर के जो राइट्स हैं ये सारे राइट्स मेरे वायोलेट होंगे, तो आप मुझे वहाँ पर ना भेजें, आप मुझे यहाँ पर असाइलम दे दें। और ये असाइलम की रिक्वेस्ट भी 1 2 3 4 साल तक चलती रहती है। विजय माल्या के साथ यही चीज़ हो रही है, वो आज भी वहाँ पर ही है। तो कब तक ये सिचुएशन, कब तक ये ये लोग पैसे लेंगे और फिर पैसे लेकर आप पैसे लेते ही इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि आप वापस नहीं पे करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लास्ट ईयर का जो एक एनुअल रिपोर्ट आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें पता चला है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो ऐसे 28% इसमें एक उछाल देखने को मिला है इस प्रकार के फ्रॉड्स का। और अब टोटल देखिए 1.85 लाख करोड़ रुपीस जो है, वैल्यू की बात करें तो 1.85 लाख करोड़ रुपीस एक 12 महीनों में आपको इतने पैसे जो हैं वो ऐसे फ्रॉड में चलते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर बैंक के पास 10 लाख करोड़ रुपए थे तो उसमें से 1.85 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वैसे फ्रॉड में चले गए, तो बाकी का जो पैसा है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ेगा। हम सबको या तो मोटरसाइकिल लेने के लिए या फिर वॉशिंग मशीन लेने के लिए या फिर घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए जो लोन चाहिए उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो बैंक के पैसों को लेकर भाग जाते हैं। विथ फ्रॉड्स मेनली ओकरिंग इन द लोन पोर्टफोलियो, आरबीआई ने ये ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर फ्रॉड्स जो हैं ये लोन पोर्टफोलियो में होते हैं। और इसमें भी ये है कि कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा कि जो लार्ज वैल्यू के जो फ्रॉड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। टोटल जो अमाउंट है उसमें से टॉप 50 क्रेडिट रिलेटेड फ्रॉड्स जो है वो 76% टोटल अमाउंट जो है 1.85 लाख करोड़ रुपीज़ में से 76% जितनी अमाउंट जो है वो बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं। कम लोगों ने बड़े बड़े पैसे उठाए हैं और फिर वो लेकर या तो पे नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं भाग गए हैं। ऐसे बहुत सारे 21 22 जितने लोग हैं, नहीं आई थिंक आई हैव टू चेक द फिगर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे। नीरव मोदी एंड विजय माल्या आर फेमस पीपल, मेहुल चौकसी, ये 3 4 फेमस लोग हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एब्सकॉन्डर जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल एब्सकॉन्डर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 के ऊपर हमें कुछ थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है, ना इतना कोई ख़ास सक्सेस हमें मिला नहीं है। आई थिंक दुबई से एक व्यक्ति को एक्स्ट्राडिट किया गया था, कुछ साल पहले की बात है, लेकिन उसके बाद कोई हमें ऐसा सक्सेस मिला नहीं है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो भी जानती हैं कि कि बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है एक फ़्रॉड को लेकर। एक 2019-20 की बात करें तो बड़े फ्रॉड को डिटेक्ट करने में लगभग 2 साल चले जाते हैं, और 100 करोड़ से ज़्यादा के जो फंड होते हैं उसमें तो 5 साल से भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। 5 साल जितना वक्त लगेगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि फ्रॉड हुआ है, और फिर आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो और 5-10 साल चले जाएंगे। तो ये तो एक वीक इम्प्लीमेंटेशन है अर्ली वार्निंग सिग्नल का। फिर जो इंटरनल ऑडिट्स हैं वो टाइम पर चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाते। फिर जो कोऑपरेशन नहीं करते हैं, जो बोरोवर हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं, वो ऑडिटिंग में और फॉरेंसिक ऑडिट में मदद नहीं करते। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से ये हो रहा है, और ये पूरे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बुरी बात है। फिर बात करते हैं दी ऑर्डिनेंस रूट इज़ बैड, रीप्रोमलगेशन वर्स। रीप्रोमलगेशन जो है, एक ऑर्डिनेंस जो होता है उसको फिर से री इश्यू करना, दैट इज़ रीप्रोमलगेशन। नेशनल कैपिटल रीजन में जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 को रीप्रोमलगेट किया है। अब ये जो प्रैक्टिस है री इश्यूइंग की, ये बहुत ही डेंजरस है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम पढ़ें तो पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी दी है कि जब सेंट्रल लेवल की बात करें तो पार्लियामेंट या फिर किसी भी राज्य की जो विधानसभा है वो मीटिंग में नहीं होती हैं, जब वो सेशंस नहीं होते हैं उनके, तो उस टाइम पर अगर आपको कोई अर्जेंट लॉ की रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए आप ये जो गवर्नर है या फिर प्रेसिडेंट जो हैं वो ऐसे
व्हाट वी से द वर्ड इज दिस ऑर्डिनेंस जो हैं, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करते हैं ताकि वो टेम्पररी एक लॉ हम बनाए, उस सिचुएशन को डील करें। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब आपका पार्लियामेंट या फिर आपकी स्टेट लेजिस्लेचर मीटिंग में आएगी, लेट्स से कि 1 जनवरी से सेशन की शुरुआत हुई, तो 6 हफ्ते यानी कि 15 फेब से पहले आपको ये जो ऑर्डिनेंस है उसको लेकर एक बिल पास करना है। अगर नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑर्डिनेंस कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि इसकी एक डेडलाइन भी होगी। लेकिन 1950s से अब देखिए सेंट्रल ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो हर साल 7 जितने आने लगे। 90s से देखें तो 19.6, 2010 में कुछ 7.9 जितने, और फिर इसमें एक उछाल देखने को मिला 2020 में 15 जितने, और इस साल में 4 जितने ऑलरेडी ऑर्डिनेंस आ चुके हैं। बिहार ने 1967 से 81 के बीच में 256 ऑर्डिनेंसेस को इश्यू किया था, और इसमें से 69 को रीप्रोमलगेट किया। ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया है। और एक 5 जज वाली बेंच ने 1986 में यह कहा था कि ये रीप्रोमलगेशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद 2017 में एक प्रोफेसर साहब जब एक चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उनके ध्यान में आया कि ये रीप्रोमलगेशन बहुत हो रहे हैं, तो उन्होंने PIL दाखिल की, और 7 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा कि ये रीप्रोमलगेशन जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ये दोनों जजमेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है, और सेंटर और स्टेट जो है ये इस प्रिंसिपल को खुलेआम वायोलेट कर रही है। तो इसको लेकर कोर्ट्स को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन उठानी चाहिए, वरना फिर हमारी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई काम ही नहीं रहेगा, इज़न्ट इट? वो कुछ उसका फ़ायदा ही नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव ही लॉ बनाकर ऑर्डिनेंसेस इश्यू करते रहेंगे और री इश्यू करते रहेंगे, और फिर पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई डिस्कशन ही नहीं होगी इसको लेकर। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए एलेक्सा, फिर यूट्यूब, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की जो एक जनरेशन है जिनका जन्म ये सारी चीज़ों के आने के बाद हुआ है, और कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जब से उन्होंने ये गैजेट्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की, तो दे आर सराउंडेड बाय ऑल दिस थिंग्स। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, बचपन के दोस्त थे मेरे, तो ही वॉज टेलिंग मी कि जब हम बच्चे थे तो उस टाइम पर हम जो गेम्स खेलते थे दे वर फिज़िकल गेम्स। हम आउटडोर्स खेलते थे, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल हैं, कबड्डी, खो खो, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, हाइड एंड सीक एक्सेट्रा। और आज के जो बच्चे खेलते हैं तो दे आर प्लेइंग एवरीथिंग वर्चुअली, डिजिटल गेम्स खेल रहे हैं, तो उनके बॉडी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगी, उनके ग्रोथ के ऊपर ऐसे इम्पैक्ट आएगी इसकी, ये सब हम जानते हैं। और आई एम नॉट श्योर राइट कि क्यों, बट ये देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो हैं बच्चे जब रोने लगते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया, बट वी आर नॉट स्टिल अवेयर, क्योंकि उनके लिए भी नई बात है और हमारे लिए भी, नए पेरेंट्स के लिए भी नई बात है कि वी डोंट नो कि इसकी इम्पैक्ट क्या होगी। यूनिसेफ और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का कहना यह है कि आज भी 2/3 जितने दुनिया के ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, और जिनके पास एक्सेस हैं तो उनकी सेफ्टी के बारे में हमें सोचना चाहिए। हमें ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन वर्ल्ड जो है, वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो बच्चों के लिए सेफ़ हो। वी हैव टू मेक श्योर दैट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के वीडियोस जो हैं, उनके फ़ोटोज़ जो हैं, कुछ देशों में ऐसा है कि न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में आप बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, और बच्चों की तस्वीर है तो उनको ब्लर किया जाता है। ऐसे बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे रूल्स हैं। आप पोर्नोग्राफी हैं, या फिर जो मैगज़ीन्स थी पोर्नोग्राफी की, या फिर ऐसा जो भी एडल्ट मटेरियल था, तो उसको आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते थे, राइट। कुछ ऐसे फिल्में हैं, कुछ ऐसे सीरियल्स हैं, व्हाटएवर, तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस था। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहा है। एक बच्चा यूट्यूब के ऊपर कुछ पढ़ाई कर रहा है और रिकमेंडेशन में कोई ऐसा एडल्ट वीडियो आ जाएगा, जस्ट इमेजिन कि उस 10-12 साल के बच्चे की जो ग्रोथ है उसके ऊपर उसकी क्या इम्पैक्ट होगी। तो बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज़ हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऑनलाइन एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और फिर कुछ ऐसे पीडोफाइल्स होते हैं जो बच्चों को बहलाकर फुसलाकर उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, ऑनलाइन उनके कपड़े उतार कर वीडियोस बनाकर वो वीडियोस को वायरल करते हैं, उनको बेचा जाता है, उनको ख़रीदने वाले लोग हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा। फेक न्यूज़ के साथ बच्चे कैसे डील कर पाएंगे, राइट। कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं, चीज़ों की हाइप,
राइट, ऑनलाइन बुलिंग, बच्चों को परेशान किया जाना, हेट स्पीच, तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनकी इम्पैक्ट क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए आज के ज़माने में चिंता का विषय हैं। जर्मनी ने एक काइला नाम का एक इंटरनेट कनेक्टेड डॉल जो थी उसको बैन कर दिया, क्योंकि जर्मनी को पता चला कि ये बच्चों के ऊपर स्पाइंग की जा रही है। लेकिन बहुत सारे देशों में यही डॉल जो है वो बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक स्टेक होल्डर को मिलकर, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, पेरेंट्स, बच्चों को ऑन बोर्ड लाकर हर स्टेक होल्डर्स को मिलकर ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको दूर करना होगा। और ये जो एक ऑनलाइन स्पेस जो है इसको सेफ बनाने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी, वरना इट विल बी वेरी लेट। ये शायद ऐसा इश्यू है जो अभी हमें बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन फ्यूचर में एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज के प्रश्न भी आप देख सकते हैं। यू कैन डाउनलोड द PDF एंड गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस एंड पोस्ट योर आंसर। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। एंड एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना था। देखिए, कल रामनवमी है एंड मैंने सोचा है कि एक लंबे टाइम से आई हैवंट टुक ए ब्रेक, और कल नेशनल हॉलीडे भी है, तो मैं कल जो है ये लेक्चर लेकर नहीं आ पाऊँगा। आई एम गोइंग टू टेक स्मॉल ब्रेक, राइट। तो आई एम सॉरी कि कल ये लेक्चर नहीं आएगा, बट आई विल ट्राई कि जो परसों जो लेक्चर आए हैं थर्सडे को, तो आई विल ट्राई टू कवर कुछ इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल्स होंगे कल, तो आई विल कवर दोज आर्टिकल्स इन थर्सडेज लेक्चर। मैं कोशिश करूँगा पूरी। तो कल आपको थोड़ा खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो bear with me for one day and I will see you on Thursday. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.